प्रदेश की जनता है जिसे ये समझ नहीं आ पा रहा है कि चुनाव होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने लास्ट ईयर अक्टूबर में राज्य सरकार को एक प्रकार से एडवांस नोटिस दिया कि आप अगर अपनी बाउंड्रीज कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई नई लोकल बॉडीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं या उसमें कोई एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इनको मार्च तक कर लीजिए। वोटर लिस्टें वो अधिसूचित हो चुकी है। हमारी वेबसाइट पे पूर्ण वोटर लिस्टें उपलब्ध हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी या डिप्टी कमिश्नर वो डेपुटेशन पे चुनाव आयोग के पास हैं या स्टेट गवर्नमेंट के पास? He is to be treated on deputation and his control superintendence lies with the election commission। राज्य चुनाव आयोग का कहा आपके निचले अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो क्या आपने कोई उनको नोटिस भी भेजा, कोई कार्रवाई भी की? किसी भी डिप्टी कमिश्नर ने तय कार्यक्रम के अनुसार वो सामान नहीं उठाया है और हमारी सूचना तो ये भी है कि कुछ ज़िलों से गाड़ियां भी आ गई थी उठाने के लिए, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया। उनसे यही जवाब मिला है कि भाई राज्य सरकार के निर्देश हैं। जवाब से संतुष्ट है सर चुनाव आयोग? इसके बारे में अभी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी, चीफ मिनिस्टर से बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। तो करेंगे प्रयास उनसे बात करने का सर? देखेंगे। अब हाई कोर्ट में भी ये विवाद चल रहा है। एक राजभवन की बात आई थी कि आप गवर्नर हाउस इस मामले को लेकर जाएंगे। जो भी उचित जवाब होगा वो जवाब बनाएंगे और अपनी स्थिति को कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। दूसरे प्रदेशों में भी इस प्रकार से चुनाव डिले हुए पहले, क्या वो लिटिगेशन को लेके था या इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या गवर्नमेंट का ये प्रेरोगेटिव है सर कि इलेक्शन को डेफर कर दिया जाए? एक पार्टी का सहयोग नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो मुख्यमंत्री का यह बयान कि हम नहीं चाहते कि एक वोटर भी वंचित हो जाए वोट करने से। कमीशन उससे 100% सहमत है, लेकिन क्या परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोग उससे वंचित हो जाएंगे, ये सोचने का विषय है। बाउंड्रीज को फ्रीज करना ये थोड़ा सा लगा सर कि शायद संवाद की कमी थी दोनों पक्षों में। मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्या माना जाए 23 मई पर चुनाव हो जाएगा सर, इंतजार करना पड़ेगा? तो समय बताएगा। तो माना जाए सर ये टेक्निकली कि अब चुनाव डिले होगा। और वो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि इलेक्शंस विल नॉट बी कंडक्टेड टिल दी रोड कनेक्टिविटी। अब समय था राज्य सरकार के पास इन बाउंड्रीज को शिफ्ट करने का। मुझे लगता है कि 23 मई पर संभवतः चुनाव की कम संभावना दिख रही है यहाँ पर। समय के अंदर चुनाव करने हैं तो इस समय बाउंड्रीज का शिफ्ट करना उचित नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों पर बना सस्पेंस राज्य के हर मतदाता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के पंचायतों व निकायों की बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने डिजास्टर एक्ट लागू कर दिया है, यानी चुनाव आयोग चाहता है निर्धारित समय पर चुनाव हो, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि पहले प्रदेश की सड़कें बहाल की जाएंगी, पहले आपदा से प्रदेश को बचाया जाएगा, फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इस सस्पेंस के बीच जो प्रदेश की जनता है जिसे ये समझ नहीं आ पा रहा है कि चुनाव होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज यहाँ पर चर्चा के लिए मौजूद हैं राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची जी। खाची साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जो परिस्थितियाँ बनी हैं, आपकी तरफ से चुनाव को लेकर बाउंड्रीज फ्रीज कर दी गई हैं, यानी आपने प्रोसेस ऑन कर दिया है। वहीं राज्य सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला दे रही है। अब होगा क्या सर? अब तो मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट जो निर्णय देगा वही होगा। फिर भी सर आपकी तरफ से जो कोर्ट में केस जाने के बाद जिस प्रकार से आपने डीलिमिटेशन के प्रोसेस को पूरी तरह से आपने उस पर रोक लगा दी और कहा कि अब डीलिमिटेशन नहीं होगा, इसके बाद पिछले कल मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन भी आया। अब सर पब्लिक कंफ्यूज्ड है थोड़ी, पब्लिक को नहीं समझा पा रहा कि अब होना क्या है, चुनाव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लोगों ने सर अपनी तैयारियां करनी है, जिन्होंने चुनाव लड़ना उन्होंने अपनी तैयारियां करनी है। और आप तो सर प्रदेश की मिट्टी से जुड़े हैं, भरमौर के लोग कांगड़ा पलायन करते हैं, लाहौल स्पीति के लोग कुल्लू पलायन करते हैं, किन्नौर के लोग इस तरफ आ जाते हैं। एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। थोड़ा सा चाहेंगे सर कि आप इस सस्पेंस को थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करें। नहीं, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है कि चुनाव की प्रक्रिया है क्या। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को एक सामंजस्य बनाना पड़ता है और दोनों को कुछ प्री डिफाइंड टाइम्स पे एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं ताकि समय पर चुनाव हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने लास्ट ईयर अक्टूबर में राज्य सरकार को
एक प्रकार से एडवांस नोटिस दिया कि आप अगर अपनी बाउंड्रीज़ कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई नई लोकल बॉडीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं या उसमें कोई एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इनको मार्च तक कर लीजिए। और मार्च के बाद भी हमने थोड़ा सा और एक्सटेंशन दिया। फिर जब मई का महीना आया तो नॉर्मली उस समय हमने एक पहली बारी इनको संदेश दिया सरकार को कि भाई अब आप अपनी बाउंड्रीज़ को फ्रोज़न मानिए, क्योंकि अब हमने डीलिमिटेशन शुरू करनी है। क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद डीलिमिटेशन की कार्रवाई होती है। डीलिमिटेशन का अर्थ है कि जब आपने एक स्थानीय निकाय बना ली, चाहे वो पंचायत है, समिति है, ज़िला परिषद है या नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल कमेटी है, फिर उसके वार्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो उस वार्ड्स की बनाने की प्रक्रिया में भी समय लगता है। और ये जहाँ तक पंचायती राज संस्थान है, ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज पंचायती राज विभाग करवाता है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग। अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक कार्यक्रम दिया। उस कार्यक्रम के दृष्टिगत जुलाई के महीने में डीलिमिटेशन फाइनल हो गई और पंचायतों की भी अलग अलग समय पर सितंबर तक डीलिमिटेशंस फाइनल हो गई, नोटिफाई हो गई। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, एक आधा जहाँ पे कोर्ट केस इन्वॉल्व था और एक आधा जहाँ पर प्रशासनिक कारणों से शायद ज़िला जो हमारे इलेक्शन अधिकारी हैं वो उसको फाइनलाइज नहीं कर पाए थे। खैर वो भी बाद में जाके अक्टूबर महीने में वो भी डीलिमिटेशन एक तरह से फाइनल हो गई थी। डीलिमिटेशन जो फाइनल हो जाती है तब हमने जो इलेक्टोरल रोल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्राप्त किए होते हैं उनकी मैपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उनके बूथ्स और हमारे वार्ड्स एक जैसे नहीं होते, उसमें फ़र्क होता है। तो हमें वो मैप करके बूथ वोटर्स को वार्ड में समायोजित करना होता है। वो एक लंबी प्रक्रिया चली, जब फ्रॉम ऑलमोस्ट अगस्त से लेकर एंड ऑफ सितंबर तक। तब जाकर हमारी जो है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार हुआ, जिसमें हमारे वार्ड्स में कितने वोटर होंगे, कौन कौन होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया गया। इस दौरान में दो एक्टिविटीज़ और हुई। एक तो था पोलिंग बूथ्स की वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि पोलिंग बूथ आइडेंटिफाइड तो थे, हमने फिर भी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स थे उनसे अनुरोध किया था कि फिज़िकली वेरीफाई करें, क्योंकि हो सकता है ये जो डिज़ास्टर्स हुए थे उसमें स्कूल बिल्डिंग्स को भी क्षति हुई थी। शायद उनकी ये परिस्थिति ना हो आज की डेट में कि वहाँ इलेक्शन ही संभव ना हो पाए उस बिल्डिंग में करवाना, वो बिल्डिंग अबैंडन हो गई हो। दूसरा क्या था कि राज्य सरकार ने अपना जो रैशनलाइजेशन के तहत कई स्कूलों को बंद कर दिया था। तो अगर वो बंद कर दिया था तो वहाँ पे देखने की आवश्यकता थी कि क्या वहाँ पर पोलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं कि नहीं। बिजली, पानी, जैसे आपको मालूम है मेज़ कुर्सी चाहिए होता है पोलिंग बूथ में, तो वो सब वहाँ है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या आसानी से उसका प्रबंध हो सकता है। तो वो एक्सरसाइज भी हमें अगस्त और सितंबर में पूरी हो गई। जहाँ तक डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज थी अर्बन लोकल बॉडीज़ की, यद्यपि बॉडीज़ डीलिमिट हो गई, उसका जो अंतिम कार्य था रिजर्वेशन रोस्टर जारी करना, वो जारी नहीं हुआ। उसमें पहले राज्य सरकार का मत था कि भाई ये जो पॉपुलेशन है हमारी वो बहुत पुरानी है, 2011 की सेंसस की है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचित किया कि भाई ये राज्य निर्वाचन आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कानून में लिखा है कि पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट पब्लिश्ड सेंसस। तो हमारे पास अभी 2011 का ही लास्ट पब्लिश सेंसस है, तो उसके आधार पर ये करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास कोई लीवे नहीं है। उसके बाद खैर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हम ओबीसी आरक्षण करना चाहते हैं, तो उस कारण से अभी रिजर्वेशन पर समय लगेगा। तो इसलिए अभी एक प्रकार से रिजर्वेशन अर्बन एरियाज़ में नहीं हुआ है। रूरल एरिया में जैसे मैंने कहा कि सारी डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पंचायती राज विभाग ने स्वयं की। उसके बाद जब रिजर्वेशन की बारी आई तो रिजर्वेशन के लिए भी वहाँ से एक चिट्ठी जारी हुई थी कि 25 सितंबर तक रिजर्वेशन कर दी जाए, लेकिन जो मेरी सूचना है आज तक रिजर्वेशन नहीं हुई है। एक बात। दूसरी बात, जब हमारी ड्राफ्ट लिस्ट
तैयार हो गई थी तो हमने उनको अक्टूबर के प्रथम या शायद 1 अक्टूबर को पब्लिश किया फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक, ताकि लोग देख लें कि उनका नाम आ गया है, ठीक जगह पे आ गया है, सही रूप से आया है। यदि किसी का नाम रह गया है तो उसको आवेदन देके वो उसमें अपना नाम डलवा सकता है। अगर किसी का नाम गलत है तो ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकता है। किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है या कुछ और प्रॉब्लम थी उसमें तो वो बता सकते हैं। उसके लिए उन्हें समय दिया गया और उसमें बाकायदा एसडीएम्स ने, फिर उसके बाद हियरिंग्स की एसडीएम्स हैं, वो चाहे जिनको हम रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ बोलते हैं, एसडीएम्स हैं या अपने तहसीलदार्स हैं, तो उन सब ने वो एक्सरसाइज की। उसके बाद अपीलेट, कुछ लोग अपील में गए, अपील भी हुई। तो 13 तारीख को ये फाइनली पब्लिश होने थे। तो उसमें पब्लिश होने के लिए 2 काम होता है। एक तो हमारा जो ड्राफ्ट स्टेज है हम उसको फाइनल स्टेज में शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इन आवर सिस्टम, और दूसरा है एक फॉर्म 15 पंचायतों में और फॉर्म 17 अर्बन एरियाज़ में पब्लिश होता है। ये पब्लिश फॉर्म का मतलब है कि आम जनता की सूचना के लिए कि ये सारे वोटर लिस्टें फाइनल हो गई हैं। तो यद्यपि स्टेज शिफ्ट हो गए, मतलब कि ड्राफ्ट से वो फाइनल स्टेज में आ गए और वो हमने फिर उसको लॉक भी कर लिया, लेकिन जो पब्लिकेशन पार्ट था वो नहीं हुआ। और इसके अलावा तैयारी के मद्देनज़र जो इलेक्शन कमीशन का काम था, जैसे बैलेट पेपर्स को प्रिंट करवाना, कुछ स्टैट्यूटरी फॉर्म्स होते हैं उनको प्रिंट करवाना, इंडेलिबल इंक है जो हमने मैसूर, हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी है वहाँ से मंगवाना, और हमारे ईवीएम्स के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो अर्बन एरिया के इलेक्शंस हैं वो हम ईवीएम के माध्यम से करवाते हैं, तो ईवीएम के फ्रेश बैटरी पैक्स को ऑर्डर करना। कुछ है समझ है कि संविधान भी कहता है और कानून भी कहता है, जो संविधान के तहत कानून बना है, कि द न्यू पंचायत या लोकल बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर द फर्स्ट डेट ऑफ द अर्लियर बॉडी, यानी कि जब वो पहली कॉन्स्टिट्यूट थी उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूट हो जानी चाहिए। तो इस लिहाज से हम लोग चले हुए थे। पर इसी के दरमियान ये जो आपने अभी जिक्र किया कि भाई एक डिज़ास्टर का ऑर्डर हुआ, उससे डेफिनेटली हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को भी कंफ्यूजन हुआ है। और जो हमें बताया गया है डिप्टी कमिश्नर्स कुछ से जिनसे हमने मालूम करने की कोशिश की, तो उन्होंने यही बताया कि हमें निर्देश आए हैं कि अभी आप टोटली डिज़ास्टर रिलीफ पे फोकस करिए और जहाँ तक इलेक्शन का काम है ये मत कीजिए। और वो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि इलेक्शंस विल नॉट बी कंडक्टेड टिल दी रोड कनेक्टिविटी। तो रोड कनेक्टिविटी का काम भी चल रहा है शायद, तो उस कारण से वो स्थगित हो। तो आज की वर्तमान जो स्थिति है इस वजह से ये बनी है। आपका दूसरा एक प्रश्न आपने किया कि हमने वो नोटिफिकेशन क्यों किया। वो नोटिफिकेशन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार ने साथ के साथ, हमने अखबारों में पढ़ा कि कुछ बाउंड्रीज को, कुछ नई मतलब एग्जिस्टिंग पंचायत या ज़िला परिषद या पंचायत समिति या अर्बन बॉडीज़ की बाउंड्रीज़ को शिफ्ट करने के प्रस्ताव मांगे हैं। अब आपको जैसे मैंने समझाया कि ये 4-5 महीने की प्रक्रिया के बाद हम लोग वोटर लिस्ट फाइनल कर पाए थे। तो अगर बाउंड्री शिफ्ट अब होती हैं तो ये सारा आपका स्टेज 1 पे चला जाएगा, जब वो डीलिमिटेशन दोबारा से करनी पड़ी थी। तो वो मतलब 4-5 महीने की एक एक्सरसाइज वेस्ट हो जाती है। और कमीशन का मानना है कि पर्याप्त समय था राज्य सरकार के पास इन बाउंड्रीज़ को शिफ्ट करने का, नई क्रिएशन का समय। ऐसा नहीं था कि हमने एकदम एक रात को नोटिस दे दिया कि कल से हम कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत समय से प्रक्रिया चल रही थी। तो हमें लगा कि अगर हमने समय के अंदर चुनाव करने हैं तो इस समय बाउंड्रीज़ का शिफ्ट करना उचित नहीं होगा। सर, जो वोटर लिस्ट की पब्लिकेशन का जो नियम है वो क्या कहता है? क्योंकि पहले जिस प्रकार से डिजिटल का ज़माना नहीं था, तो जो फॉर्म 15 की आप बात कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर उस पर साइन करते थे, फिर वो तमाम वोटर लिस्ट चस्पा कर दी जाती थी, वो नीचे भेजी जाती थी। अब डिजिटल है, चूँकि जैसे ऑनलाइन आप खुद कह रहे हैं कि आपकी ऐप पे वो आ गया, आप देख सकते हैं उसको, तो क्या माना जाए टेक्निकली, क्या वो प्रकाशन उसका अधिसूचित हो चुका है, जो वोटर लिस्ट है वो अधिसूचित हो चुकी है, या फॉर्म 15 के साइन जब डिप्टी कमिश्नर करेंगे तभी वो माना जाएगा कि वो नोटिफाई हो गई है? नहीं, टेक्निकली अगर पूछोगे तो अभी उसको पब्लिश नहीं हुई है।
टेक्निकली, क्योंकि प्रावधान है नियमों में कि फॉर्म 15 और फॉर्म 17 अर्बन एरियाज़ के लिए कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो हमारे हैं अर्बन एरियाज़ के एसडीएम्स, उनके द्वारा साइन होनी चाहिए। और उसकी फिर इसकी प्रतियां जो हैं लोकल बॉडी में, अगर म्यूनिसिपैलिटी है तो म्यूनिसिपल के ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, और अर्बन लोकल अगर बॉडी है तो पंचायत को में बीडीओ ऑफिस में और डीसी ऑफिस में पब्लिश होनी चाहिए। बट आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, ये नियम उस ज़माने में बनाए गए थे जब सारा पेपर बेस्ड काम होता था, कोई डिजिटल नहीं था। पब्लिश का मतलब क्या है? पब्लिश का मतलब है कि आम जनता को सूचित करें हम कि वोटर लिस्टें फाइनल हो गई हैं और ये यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये उपलब्ध पहले करवाई जाती थी बीडीओ ऑफिस, पंचायत, जैसे मैंने कहा डीसी ऑफिस में। अब डिजिटल का ज़माना है, हमारी वेबसाइट पे पूर्ण वोटर लिस्टें उपलब्ध हैं। एक इलेक्शन कमीशन का ऐप है सारथी, उस पे ये वोटर लिस्टें उपलब्ध हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हमने प्रेस नोट जारी किया था और सारे मीडिया ने उसे काफ़ी वाइड पब्लिसिटी दी थी कि भाई वोटर लिस्टें फाइनल हो गई हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रकाशन हो चुका है, बट देर इज़ अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट अंडर द रूल्स दैट इट नीड्स टू बी साइंड एंड बाय द कंसर्न्ड डीओ। यू मीन कि इसको वैलिड डॉक्यूमेंट से भी माना जाएगा जब फॉर्म 17 और फॉर्म 15 साइन हो जाएगा। अब मतलब ये दिस इज अ मैटर टू बी डिसाइडेड बाय द जुडिशियल अथॉरिटीज कि क्या होगा। एक और बात जानना चाह रहे हैं हम कि इस समय चूंकि आपने चुनाव को लेके जो एक नोटिफिकेशन की है जिसमें आपने आचार संहिता लागू कर दी है बाउंड्रीज के फ्रोजन को लेकर, क्या इन परिस्थितियों में माना जाए कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी है डिप्टी कमिश्नर, वो डेपुटेशन पे चुनाव आयोग के पास हैं या स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं? नहीं, अगर आप कानून पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि जब वोटर लिस्ट फाइनल हो रही थी और जो वोटर लिस्ट का काम था, डिलिमिटेशन का काम था, उस दौरान में जो भी इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, he is to be treated on deputation and his control superintendence lies with the election commission। तो जब सर वो राज्य चुनाव आयोग का कहा आपके निचले अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो क्या आपने कोई उनको नोटिस भी भेजा, कोई कार्रवाई भी की या कोई पत्राचार किया कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमने उन सबसे जानना चाहा कि किन कारणों से उन्होंने ये पब्लिश नहीं किए हैं और किन कारणों से उन्होंने सामान नहीं उठाया कि वोटर, मैंने आपको जैसे कहा कि हमारा बैलेट पेपर तैयार है और मतलब कि किसी भी डिप्टी कमिश्नर ने तय कार्यक्रम के अनुसार वो सामान नहीं उठाया है। और हमारी सूचना तो ये भी है कि कुछ ज़िलों से गाड़ियां भी आ गई थी उठाने के लिए, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया। तो उस संदर्भ में हमने डिप्टी कमिश्नर जानना चाहा कि क्यों आप लोगों ने ऐसा किया, तो उनसे यही जवाब मिला है कि भाई राज्य सरकार के निर्देश हैं। आप जवाब से संतुष्ट है सर चुनाव आयोग? इसके बारे में अभी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी सर, जब ये मसला बन गया तो क्या आप राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, आप इनसे संवाद किया, कन्वर्सेशन करने का प्रयास किया कि ऐसा मसला क्यों है, क्या हमने चुनाव डेफर करना या करवाना, ऐसी कोई बातचीत हुई सर? मैंने 15 तारीख को मुख्य सचिव महोदय को, एसीएस होम को, डीजीपी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी साहब को, अपने सचिव पंचायती राज को एक बैठक के लिए बुलाया था कि यही समझने के लिए कि आपको अगर कोई मुश्किलें हैं तो हमें समझा दीजिए ताकि फिर कमीशन उस हिसाब से तैयारियां करे, और नहीं तो आप हमारी जो कानून की स्थिति है उसके अनुसार कार्य कीजिए। दुर्भाग्यवश उस मीटिंग में आया कोई नहीं, सारे निचले स्तर के अधिकारी आए थे। इसके बाद आपकी हुई सर चीफ मिनिस्टर से बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। तो करेंगे प्रयास उनसे बात करने का सर? देखेंगे। जी, दूसरा सर, ये मसला जाएगा कहाँ तक, क्योंकि चूंकि पूरा मामला है, अब हाई कोर्ट में भी ये विवाद चल रहा है, इस पर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर हो गई है। एक राजभवन की बात आई थी कि आप गवर्नर हाउस इस मामले को लेकर जाएंगे, क्या प्लानिंग है सर? पूरी परिस्थिति से अवगत करवाएंगे, क्या कहेंगे सर राजभवन? नहीं, अब मैं क्या करूँगा ये तो मैं शायद अभी मीडिया के सामने एडवांस में नहीं बता सकता, लेकिन आपने ठीक कहा कि एक पिटीशन फाइल हुई है, उसकी शायद एक प्रति हमारे कार्यालय में भी प्राप्त हो गई है पिछले कल, तो उसको हम अध्ययन कर रहे हैं और उस पर जो भी उचित जवाब होगा वो जवाब बनाएंगे और अपनी स्थिति को कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। और राजभवन
राजभवन क्या करेंगे तो अभी मैं समय ही बताएगा कि क्या करेंगे उसके बारे में। जी, जब सर डिप्टी कमिश्नर का रिप्लाई आ गया उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन का संवाद हुआ सर अपने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कि अब क्या करना है, चुनाव होगा नहीं होगा? क्योंकि नहीं, जो जब जवाब आ गया तो संवाद ही है ना, वो जवाब भी तो एक संवाद का हिस्सा ही है जी। तो उसमें अलग अब क्या अलग संवाद क्या करना है? अब उन्होंने कहा है कि उनको निर्देश है, तो अब तो संवाद करना है तो राज्य सरकार से करना पड़ेगा कि आपने ये निर्देश दिए हुए हैं, प्लीज़ इनको विड्रॉ कर लीजिए। सर दूसरे प्रदेशों में भी इस प्रकार से चुनाव डिले हुए हैं पहले, क्या वो लिटिगेशन को लेके था या इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई कि स्टेट गवर्नमेंट चाह नहीं रही थी या आपदा वाला कोई ऐसा हवाला आया हो? आपने स्टडी तो किया होगा सर अदर स्टेट में? नहीं, ना मेरा ये काम है स्टडी करना, ना मैंने इसको स्टडी किया है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सर आप चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, बड़े ओहदों पे रहे हैं, भारत सरकार में आप बड़े महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन दे रहे हैं। इस परिस्थिति में क्या गवर्नमेंट का ये प्रेरोगेटिव है सर कि इलेक्शन को डेफर कर दिया जाए? नहीं, जैसे मैंने कहा कि भाई इलेक्शन जो है दोनों के सहयोग से होंगे, तो अगर एक पार्टी का सहयोग नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं हो सकते सर। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि सरकार से सहयोग का अनुरोध करते रहें, और अगर परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है तो सरकार बताएगी कि भाई बहुत ख़राब है परिस्थितियाँ, इन परिस्थितियों की वजह से चुनाव बिल्कुल संभव नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने जो डिज़ास्टर का हवाला दिया है तो हमने उनको अनुरोध किया कि आप बता दीजिए, क्योंकि ओपन एंडेड सा है वो थोड़ा, तो हमारा कहना है कम से कम ये तो बता दीजिए कि कब तक ये परिस्थितियाँ नॉर्मलाइज हो जाएंगी। पर कल भी सर मुख्यमंत्री का यह बयान कि हम नहीं चाहते कि एक वोटर भी वंचित हो जाए वोट करने से, जब तक सड़कें पूरी बहाल नहीं होती, डिजास्टर से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाते, हम जैसे ही तुरंत परिस्थितियाँ बहाल हो जाएंगी हम तुरंत चुनाव करवा देंगे। ये रिएक्शन तो गवर्नमेंट का कल भी आया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री साहब का कहना बिल्कुल वाजिब है कि एक भी वोटर जो है उसका जो मताधिकार है उससे वो वंचित नहीं होना चाहिए, और कमीशन उससे 100% सहमत है। लेकिन क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि लोग उससे वंचित हो जाएंगे, ये सोचने का विषय है। एक चीज़ और सर, जैसे आपने बोला कि परस्पर दोनों के सहयोग से चुनाव संपन्न हो पाएगा, एक भी पार्टी अगर तैयार नहीं होगी तो दिक्कत है। जब सर कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि पुनर्सीमांकन नए सिरे से करेंगे, अभी तक कुछ मसला है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को तब साई थोड़ा पता चला होगा कि सरकार अभी तैयार नहीं है। उसके बाद बाउंड्रीज को फ्रीज करना, ये थोड़ा सा लगा सर कि शायद संवाद की कमी थी दोनों पक्षों में। चलिए, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लास्ट सवाल सर, क्या माना जाए 23 मई पर चुनाव हो जाएगा सर, इंतजार करना पड़ेगा? तो समय बताएगा। अभी कोर्ट ने सर 5 वीक्स का साइड टाइम दिया है, तो माना जाए सर ये टेक्निकली कि अब चुनाव डिले होगा? नहीं, मैं इसके बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो अगर सर हमें 30 या 31 जनवरी से पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव करने हैं तो कम से कम वोटर लिस्ट का फाइनल होनी चाहिए सर, नोटिफाई होनी चाहिए। वोटर लिस्ट फाइनल है, नोटिफाई करने के लिए तो उनको 5 मिनट लगने हैं, साइन ही तो करना है सर, तो उसमें कोई ऐसा समय नहीं लगेगा। आज साइन हो जाए तो हो सकता है। वोटर लिस्ट तो फाइनल है। अगर वो फॉर्म पर नहीं, आप समझिए, वो अभी इलेक्शन करवाने के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ रह गई हैं। एक तो रिजर्वेशन रोस्टर्स नहीं जारी हुए हैं, रिजर्वेशन रोस्टर जारी नहीं होगा तो फिर इलेक्शन करवाना मुश्किल है। ठीक है ना। रिजर्वेशन रोस्टर जो है जहाँ तक अर्बन एरियाज़ में है उसमें आपको 72 घंटे का नोटिस भी देना पड़ता है, क्योंकि वो ड्रॉ ऑफ लॉट से होता है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है सर। ठीक है। और जहाँ तक दूसरी बात है, जो इलेक्शन सामग्री है उसे ले जाना, उसे निचले स्तर तक पहुँचाना, उसमें भी समय लगेगा। आफ्टर ऑल, जब मैंने आपको बताया 3 करोड़ बैलेट पेपर्स हैं, तो उनको पहुंचाना, सब जगह पे सही स्थानों पे पहुंचाना और उनको वितरण के लिए तैयार करना उस सामग्री को, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही हो जाएगा। और सर डिक्लेरेशन के कितने दिन के भीतर चुनाव करवाया जा सकता है? आपने आचार संहिता लगा दी, तो कितने दिन के भीतर वोटिंग और नहीं, वो तो फिर कार्यक्रम, वो तो कानून में तय है कि 7 दिन का नोटिस पीरियड होगा, 3 दिन नॉमिनेशन के लिए होंगे, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर विड्रॉल का टाइम होगा, फिर फाइनल होगा 10 दिन का, उसमें क्या नाम है वो कैंपेन पीरियड होगा, तो वो तो फिर कानून में डिफाइंड है। उसमें घोषणा के एक महीने का चाहिए लमसम इसका? हाँ, अप्रोक्सीमेटली। तो फिर सर जैसे 5 सप्ताह का कोर्ट ने टाइम दिया, ये 20 दिसंबर तक मामला जाएगा, तो फिर लगता है कि 23 मई पर संभवतः चुनाव की कम संभावना दिख रही है यहाँ पर। नहीं, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, अभी तो मामला कोर्ट में, माननीय न्यायालय का जो निर्देश होगा उसके अनुसार करेंगे हम कार्रवाई। पर आप अपनी तरफ से पूरे तैयार है चुनाव? हम ऑलमोस्ट पूरे तैयार हैं, सिर्फ हमारा सामान उठ जाए, दैट्स ऑल।
बाकी तैयार है। जी धन्यवाद सर। ये हिमाचल प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची जिन्होंने बेबाकी से सारी बात रखी कि किस प्रकार से पूरा इलेक्शन प्रोसेस इन्होंने ऑन किया था और अब जाकर जिस प्रकार ये मामला कोर्ट में गया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि जब तक डिजास्टर एक्ट खत्म नहीं होगा प्रदेश में चुनाव की परिस्थिति में सरकार नहीं आएगी। इन्होंने हालांकि एक बहुत बड़ी बात की कि जिस प्रकार से पुनर्सीमांकन को लेकर प्रोसेस जो इन्होंने पूरी तरह से बाउंड्रीज को फ्रोजन कर दिया गया है, अगर ये ना होता तो फिर स्टेज 1 पे आना पड़ता, यानी 5-6 महीने का प्रोसेस नए सिरे से लग जाता। ये बड़ी बात कही है बहरहाल। और इन तमाम सारी बातचीत से ये जरूर एक इंडिकेशन मिला कि फिलहाल चुनाव तय समय पर हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता साफ दिख रहा है।